हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो टॉपिक चल रहा था उससे आगे की बात करते हैं कि फर्म ने अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया है तो इसका मतलब फर्म की बुक्स में जितनी भी रिवाइज्ड वैल्यू हैं उन सबको कंसीडर किया जाएगा और नई बैलेंस शीट उन सारी वैल्यूज को लेकर बनाया जाएगा। मगर अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि जो फर्म है वो नई रिवाइज वैल्यू को अपनी बुक्स में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहती, तो उस केस में क्या किया जा सकता है? यानी कि जैसे आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या कोई भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड लॉसेस के इंपैक्ट डाले थे और उसका इंपैक्ट फर्म की बुक्स में नहीं आना था, जैसी स्टेटमेंट उसमें बनाई थी वैसी सेम स्टेटमेंट ही हम रिवाइज्ड वैल्यू नहीं लाने के लिए करेंगे। तो है तो सिंपल ही, मगर समझना तो पड़ेगा ही। तो केस जो हमने उस समय पढ़ा था व्हेन रिवॉल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो इसके साथ अब दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं व्हेन रिवॉल्यूशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं बनाने जा रहे, मगर क्योंकि चेंज इन पीएसआर हो रहा है इसलिए उसका इंपैक्ट डालना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मगर स्टार्ट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर आप रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में नहीं दिखाना चाहते हैं तो आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाना है। मतलब उसकी अकाउंटिंग नहीं करनी है मगर उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो जैसे आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते थे, क्रेडिट साइड में जितने भी प्रॉफिट के पार्ट थे, यानी कि असेट इंक्रीज होती थी तो क्रेडिट साइड में लिखते थे, लायबिलिटी डिक्रीज होती थी तो क्रेडिट साइड में लिखते थे। तो आप जो पॉजिटिव इंपैक्ट था उसको डालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन असेट वैल्यूएशन, मतलब जो भी असेट की वैल्यू बढ़ी है वो, और ऐड इसमें कर देंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। जितनी भी वैल्यूएशन लायबिलिटी के अंदर कम हुई है वो भी आपके लिए एक प्रॉफिट का पार्ट होता है, तो उसको आप ऐड कर देंगे। और फाइनली दो चीजें इसकी रिवर्स में जो है उसको लेस कर देंगे, यानी कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स और ऐड, फिर लेस कर देंगे। दूसरा पार्ट है इंक्रीज इन लायबिलिटीज। इससे भी आपको लॉस का पार्ट हो जाएगा। फाइनली इन दोनों का जो इंपैक्ट आएगा, यानी कि आप इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी के अंदर से, इस टोटल में से जो भी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी को हटाएंगे, तो ये जो इंपैक्ट आएगा इसी को आप नेट इफेक्ट बोलेंगे, जैसा कि आपने एक्यूमुलेटेड लॉस और प्रॉफिट के केस में किया था। तो ये जो नेट इफेक्ट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन दोनों केस में आपको फाइनली करना क्या होता है कि आपको सेक्रीफाइस या गेन शेयर निकालना होता है। यानी कि अगर स्टेप वाइज इसकी बात करें तो स्टेप 1 ये हो सकता है, स्टेप 1 ये हो सकता है, और स्टेप 2 में, वैसे स्टेप 2 जो है वो हमेशा आपको इस केस में चेंज इन पीएसआर होता है तो हमेशा गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो तो निकालना ही होता है। तो ये स्टेप 1 ही हमेशा आप मान के चलें। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो जो है वो आपको कैसे निकलेगा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर को आप कर देंगे तो इसका इंपैक्ट सेक्रीफाइस या गेन में आएगा। इसका मतलब अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसने सेक्रीफाइस किया है, और अगर नेगेटिव आता है
तो उसने गेन किया है। ये बातें आपको ऑलरेडी पता है, तो फिर बस कुछ रह नहीं जाता। इसका मतलब आप एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे, अगर दो हिस्सों में बांट देते हैं, अगर इसका नेट इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो एंट्री बनेगी, नॉर्मली जो प्रॉफिट आएगा तो वही है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल और करंट जो भी होगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। और अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव आ जाता है तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। टू गेनिंग पार्टनर। ठीक है सर, ये एंट्री तो हमने पहले भी की हुई है। हाँ जी, वही एंट्री है, अलग नहीं है। बस यहां पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस की जगह आपके पास जो रिवॉल्यूशन के अंदर असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो रही है उसका इंपैक्ट डालने के लिए एंट्री यही करनी है। मगर ये बात समझ नहीं आई सर, ये हम इसकी रिवर्स एंट्री क्यों करते हैं? ये एंट्री तो हमें समझ में आती है कि प्रॉफिट होता है तो ये है, मगर लॉस होता है तो ये है। तो इसके लिए बात पहले भी बताई गई थी कि अगर पार्टनर्स को जिस पार्टनर को गेन हो रहा है तो वो पार्टनर फ्यूचर में उसकी एडवांटेज ना ले ले, क्योंकि चेंज इन पीएसआर से फ्यूचर में उसकी एडवांटेज ना ले ले, तो आपने एंट्री करी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। मगर अगर आपकी एंट्री ऐसी है कि आपके पास जो नेट इफेक्ट है वो गेन में ही है, नेट इफेक्ट है जो वो नेगेटिव ही है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो उससे जो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर को फ्यूचर में लॉस होने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से जितनी भी वैल्यूएशन चेंज हो रही है एसेट्स और लायबिलिटी की, उसकी वजह से गेनिंग पार्टनर को, जो इस रेशियो में गेनिंग पार्टनर आया है, उसको फ्यूचर में लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में भी वो आपके पास जो एसेट्स और लायबिलिटी हैं वो आपकी बुक्स में पुरानी वैल्यू से ही दिखाई दे रही हैं। इस वजह से फ्यूचर के अंदर एडवांटेज मिलने की वजह से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को यहां पर डेबिट कर दिया जाता है, क्योंकि फ्यूचर में इसको एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि जो उससे लॉस हो रहा है उसकी वैल्यूएशन डिक्रीज होने से, जो नेट इंपैक्ट जो नेगेटिव आया है उसकी वैल्यूएशन से डिक्रीज होने से जो लॉस उसको भुगतना था, जबकि वो फ्यूचर में गेनिंग पार्टनर भुगतेगा, इसलिए उसको यहां पर क्रेडिट कर दिया जाता है। यानी कि जो इंपैक्ट फ्यूचर में आने वाला है ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, उसका इंपैक्ट किसी को एडवांटेज या डिसएडवांटेज पे ना रखे, इसलिए इसकी रिवर्स एंट्री भी यहां पर करनी पड़ती है। इस एंट्री का रिवर्स ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट। चलिए, तो बस इसका यही कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल करेंगे, जिसके अंदर आपको पुराने इंपैक्ट यानी कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स थी और रिवॉल्यूशन अकाउंट से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है, जिसके अंदर हम रिवॉल्यूशन अकाउंट को नहीं बनाते हैं, उस केस को दोनों में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, आज की क्लास कंसेप्ट वाइज यहां पर खत्म करते हैं और अगली क्लास में इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share my channel. Thank you.